अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डायबिटीज मिलाइटिस है। हम इस वीडियो में जो है डायबिटीज को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस को। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं और क्या चेंजेस आती हैं, तो फिर हम जो है वो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसको जो है इसके बाद जो है टाइप 2 को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, पहला जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं आपको फर्स्ट ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम जब जो है वो शुगर कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है और किस तरह से जो है वो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। देन जो है हम फिर टाइप 1 डायबिटीज की जो है पैथोफिजियोलॉजी है, फिर हम उस पर आते हैं। ठीक है, चलें। यहाँ पे आप देखें, ये मैंने एक जो है वो सेल बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये एक बीटा सेल है। ठीक है, आइलेट्स और लैंगरहांस जो सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा सेल्स जो होते हैं, तो ये आपके जो है मैंने पेंक्रियास बनाया हुआ है और पेंक्रियास से जो है वो मैंने जो है वो एक पूरा जो है पूरा बंच निकाला हुआ है जिसमें आपके अल्फा और बीटा सेल्स हैं। बेसिकली एसिनार सेल जो है ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, बीटा सेल्स आपके ये आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, बीटा सेल से एक मैंने ये सेल जो है वो पिक किया हुआ है। अच्छा देखें, इसमें प्रॉब्लम्स क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकता है या फिर ये नॉर्मली जो है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। सो नॉर्मल में अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो यहाँ पे मैं पहले लिखना चाहूंगा कि नॉर्मली आपकी बॉडी में जो है वो ये किस तरह से जो है वो फंक्शन हो रहा होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा होता है। चले, ये आपकी एक ब्लड वेजल है। ब्लड वेजल में फॉर सपोज कि मैंने आपका एक जो है वो ग्लूकोज जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, ये ग्लूकोज है फॉर सपोज। ठीक है, और ये आपके जो रिसेप्टर्स हैं, ग्लूट रिसेप्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है, ये आपका जो ये जो आपका ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज यहाँ से जो है वो निकल के यहाँ जो है वो इस सेल में जो है वो चला जाएगा। ये आपका कौन सा सेल था? आपका जो है वो ये है बीटा सेल। ठीक है, तो ये बीटा सेल है। आपका ये जो ग्लूकोज है ये आपका आ गया बीटा सेल में अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ जी से, फॉर द ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है। अच्छा, यहाँ पे आके ना ये दो पाथवेज को जो है फॉलो कर सकता है। ठीक है, एक आपका जो है वो सिंपल जो है एक पाथवे होगा और दूसरा जो है इसका थोड़ा सा एक अलग से जो है वो पाथवे है। ठीक है, अब पहला जो पाथवे था ग्लूकोज जो है वो दो पाथवेज की बुनियाद पे जो है वो जो है ब्रेक डाउन हो सकता है। एक आपका जो है वो एरोबिक पाथवे हो सकता है इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और आपका एक जो है वो एनारोबिक जो है वो पाथवे हो सकता है। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक पाथवे जो है वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ से दोनों पाथवे को अगर फॉलो कर भी लेता है तो इट डजेंट मैटर कि कौन से जो है वो पाथवे को फॉलो कर रहा है वो, पर आपको जो है वो कौन सी चीज जो है आपको मिल रही है, एटीपी मिल रही है। ठीक, ब्रेक डाउन होके आपको क्या मिल रहा है? एटीपी मिल रही है। सही, एटीपी आपको जो है वो मिल गई। एटीपी जो है वो एक्ट किस पे करती है आपकी, कि एटीपी जाके जो है ना इस जो है वो जो है वो ट्रांसपोर्टर पे जाके जो है वो एक्ट करती है ताकि आपके पोटेशियम आयंस जो है, पोटेशियम जो आपके यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होंगे, आपके पोटेशियम आयंस जो है आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और इसकी जो है वो क्वांटिटी में नहीं लिखा, अगर क्वांटिटी इतनी है कि यहाँ से जो है वो एटीपी जब इन पे एक्ट करती है, इन ट्रांसपोर्टर्स पे जब एक्ट करती है, ठीक है, तो इसको फिर क्या कर देती है, इसको क्लोज कर देती है। ठीक है, तो ये जब क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब ये क्लोज हो जाएगा ना, तो आपके जो पोटेशियम आयन जो है ना वो आपके बाउंस पे हो जाएंगे और फिर से जो है वो यहीं पे जो है वो साइटोप्लाज्म में जो है वो रिजाइड करेंगे। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म नहीं है, तो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर जो पोटेशियम जो आयंस हैं वो बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, मतलब कि वो एक तो जो है वो बाहर तो नहीं जा रहे, उस ऊपर से उनकी क्वांटिटीज जो है वो यहाँ पे जो है अवेलेबल है, तो वो फिर क्या करेंगे, ये जाके जो है वो इस रिसेप्टर पे जाके जो है वो एक्ट करेंगे। ठीक है, इस रिसेप्टर पे जाके जब ये एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इस रिसेप्टर पे जाके जो है वो ये एक्ट करते हैं, तो ये रिसेप्टर जो है ना, ये यूं समझो कि एक चैनल है। ठीक है ना, ये चैनल जो है इसका नाम है कैल्शियम चैनल। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था पोटेशियम जो है वो चैनल है।
ठीक है, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था कैल्शियम चैनल। ठीक है, कैल्शियम चैनल। अब यहाँ पे आपका जो है वो कैल्शियम जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है वो कैल्शियम पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलरली। अब ये जो है ना, ये आपका जो चैनल है ये ओपन हो जाता है। ये जब ओपन होगा तो आपके कैल्शियम आयन जो है वो आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जब अंदर आएंगे तो कैल्शियम जब अंदर आते हैं तो इट कैन लीड टू द टू जनरेट द पोटेंशियल्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक जो है वो पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। अब देखें, यहाँ पे आपका ये वेजाइकल है, वेजाइकल में आपकी जो है वो इंसुलिन बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पैक्ड है। सो यहाँ पे आप देखें ना, ये जब आपकी इंसुलिन बन चुकी है तो यहाँ पे साइड पे आपके जो है वो दो जो है प्रोटीन्स होती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे दो जो है वो साइड पे प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स का नाम क्या है? एक प्रोटीन का जो नाम है इसका जो है वो वी सीनियर हम कहते हैं। ठीक है, और एक आपकी जो है वो टी सीनियर प्रोटीन है। ठीक, अच्छा देखें, आपके जो कैल्शियम जो है वो आ गए अंदर। ठीक है ना, कैल्शियम जो है वो आ गए। ये जो है ना, एक तो जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक, और ये जब पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो आपकी वी सीनियर और टी सीनियर प्रोटीन जो है ये आपकी एक्टिव हो जाती हैं। ये जब एक्टिव होती है ना तो इसको जो है वो थोड़ा सा ये इसको जो है वो एंकर कर देती है। इसको क्या कर देती है? एंकर कर देती है वेजाइकल को। और वेजाइकल एंकर करके जो है ना इसको जो पूरा वेजाइकल जो है इसको जो है मतलब कि यहाँ पे जाके जो है ना क्रैश करवाती है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे जो है वो आके क्रैश हो जाएगा तो इस तरह से जो है वो कुछ इसका जो है वो अपीयरेंस होगी। ठीक है, तो ये क्रैश हो जाएगा। क्रैश मतलब कि यूं समझे कि जो प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस का, नॉर्मली जो वेजाइकल मेम्ब्रेन पे आके जो है वो वहां पे जाके जो है वो क्रैश कर लेता है। तो फिर वहां पे उसकी सेल कंपोजिशन की वजह से फिर आपकी क्या होगी, ये देखिए आपकी अंदर इंसुलिन थी, ये इंसुलिन जो है आपकी अब क्या हो गई है, ये बाहर आ गई। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाहर आते हैं, वैसी सेम प्रोसेस है। ये आपकी जो इंसुलिन है ना, अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो आ गई है। ठीक है, ये आपकी जो है वो इस सेल से जो है वो बाहर आ गई है। ठीक है, ये आपकी इंसुलिन है, ये आपकी इंसुलिन। ठीक है, ये आपकी इंसुलिन जो है आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये इंसुलिन आपकी जो है यहाँ पे आ गई। अब ये रिसेप्टर सेल, ये एक नॉर्मल सेल है। ये बीटा कोई सेल, ये बीटा सेल नहीं है कोई भी। ये एक नॉर्मल सेल है जो कि इसको जो है वो ग्लूकोज को जो है वो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो उसकी हो सकती है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी इंसुलिन है। ये आपकी इंसुलिन जो है ना इन रिसेप्टर्स पे जाके जो है वो एक्ट करती है। रिसेप्टर्स पे जाके जब एक्ट करेगी तो ये जो आपके जो चैनल्स है ना, इन चैनल्स का क्या नाम है? इन चैनल्स का नाम है GLUT4। क्या है? GLUT4। ये जो आपके चैनल्स हैं, ठीक है, ये भी आपका GLUT4 है। ठीक है, तो GLUT4 चैनल जो है ना मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं इंसुलिन पे। जब इंसुलिन जाके जो है वो रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती है तो फिर इनकी एक्सप्रेशन जो है ना बढ़ जाती है। ये जो है चैनल्स खुल जाते हैं। ठीक है, ये चैनल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, ये आपके चैनल जो है वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके चैनल जो है वो खुल जाएंगे। जब ये चैनल्स खुल जाते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये आपके पास से वही ब्लड वेसल है, आपका जो ग्लूकोज है। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज जो है ये यहाँ से निकल के ब्लड वेसल से निकल के ये आपका आ जाएगा इस सेल के अंदर। ये जब इस सेल के अंदर जब आ जाएगा ग्लूकोज आपका, दैट मीन्स कि आपके नॉर्मल सेल में स्मेटिक सेल जो है बॉडी सेल उसमें जो है वो ग्लूकोज अंदर आ गया तो देन इट कैन लीड टू दी ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आपकी यहाँ पे फिर क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगी आपकी? ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस होगी देन ऑब्वियसली जो है वो आपको एटीपी जो है वो मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो है वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया। दैट मीन्स कि ये अच्छी बात है कि आपका बॉडी सिस्टम जो है वो एक नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जो है मैकेनिज्म है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे रह गई कि अगर कैल्शियम जो है वो आपका ये सारी चीजें जो है वो करवा रहा है, इसके साथ साथ एक और भी चीज होती है जो कि इसको जो है वो सेम कैल्शियम की तरह ही बिहेव करती है, और उसका क्या नाम है आपका? यहाँ पे गेड से क्या नाम है?
गेट, ये एक आपका जो है वो एंजाइम है। अब ये करता क्या है, ये जो है ना आपका एक ग्लूटामिक एसिड है, क्या आपकी ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड को जो है ना ये गाबा में जो है वो कन्वर्ट करवा लेता है। ठीक है, ये जो है वो आपका गाबा में जो है वो कन्वर्ट करवा लेता है। और गाबा का जो है ना यहाँ पे सेम सिस्टम है, क्या है यहाँ पे, ये सेम सिस्टम है। ये आपका जो है ना फिर से ये वी सीनियर टी सीनियर प्रोटीन्स को जो है ना ये एक पोटेंशियल जनरेट करता है, सेम है कैल्शियम। सो ये इनका जो है फंक्शन बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इतना। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा जो है वो हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये जैसे एक नॉर्मल फिजियोलॉजी थी जो कि आपकी बीटा सेल में जो है वो एक प्रॉपर जो है फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक जो है मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल था। अब हम आते हैं थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी पे। तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होगा कि ये सारी चीजें जो है वो बिगड़ भी सकती हैं और खराब भी हो सकती हैं। तो आपका टाइप 1 डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है, अब हम जो है वो उस पे आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाए टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो पॉजिटिव एजेंट्स बनाए हुए हैं, बट स्टिल वी डोंट नो कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि अननोन कोई कॉज है या फिर कोई एसोसिएटेड डिजीज है या फिर कुछ और है जिसकी बुनियाद पे हो क्या रहा है कि मतलब ये जो है ना टाइप 1 डायबिटीज जो है वो करवा रहा है। अगर यहाँ पे देखें, मिल्क जो है आपका, मिल्क प्रोटीन्स है उसमें या फिर कोई और एक उसमें कोई जो है वो पार्टिकल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली ये जो है वो सारी पैथोलॉजी जो है वो करवा रहा है, ठीक है। या तो फिर एलर्जी हो सकती है या फिर कुछ और जो है वो इंटॉलरेंस वगैरह जो है वो हो सकती है, ठीक, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो कंडीशन है। चले, मिल्क की एनोमली तो ये हो सकती है कोई भी। ग्लूटेन जो है वो भी जो है वो इट कैन बी द कॉज ऑफ द डायबिटीज, जैसे कि सीलिएक डिजीज जो है वो हो सकती है। सीलिएक डिजीज क्या जो है उसकी बुनियाद पे जो है वो आपको ये डायबिटीज भी हो सकती है, ठीक है। सो ग्लूटेन भी जो है कुड बी द कॉज ऑफ दिस कंडीशन। और आपका जो है फाइनली एक वायरसेस। अब वायरसेस जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। वायरसेस जो है आपके या तो कॉक्सेकी वायरस जो है वो बेसिकली हो सकता है, पॉसिबली है, ठीक है। अब स्टिल वी डोंट नो, ठीक है ना। कॉक्सेकी जो है आपका हो सकता है। इसके अलावा जो है और कौन सी चीजें जो है हो सकती हैं, तो कॉक्सेकी वायरस है। और दूसरा जो है आपका कौन सा हो सकता है यहाँ पे, आपके रुबेला जो है वो हो सकती है, ठीक है। और आपकी जो है वो मम्प्स जो है वो भी हो सकती है। तो ये आपकी जो है वो 3-4 वायरसेस हैं जो आपकी हो सकती हैं, ठीक। कॉक्सेकी, रुबेला, मम्प्स जो है वो पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर वायरल की पैथोलॉजी जो है आप लोगों ने बेसिकली वहाँ पे पढ़ी होगी, मेरी एक वीडियो भी है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वायरसेस जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे होते हैं। सो आप वहाँ पे भी जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, चले हम इसकी पैथोलॉजी को थोड़ा सा जो है ना मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर उसका जो है वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर फॉर सपोज ये वायरस जो है आपका इंट्रूड कर जाता है सेल में, ये सेल बेसिकली जो है आपका बीटा सेल ही है, ठीक है। ये आपका जो है अगर इंट्रूड कर गया यहाँ पे, ठीक है, देखें ये आपका आ गया है वायरस, ठीक है ना। वायरस आपका आ गया, फिर फॉर सपोज के वायरस जब आता है तो वो अपनी कॉपीज बनाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। समहाउ इस वायरस की कोई एक एंटीजन जो है आपकी यहाँ सेल से जो है वो एक्सोसाइटोसिस इसकी हो गई और गलती से जो है इस प्रोटीन पे आके जो है वो रुक गई। और इस प्रोटीन का नाम क्या है, MHC1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटीन है आपकी, रिकग्निशन प्रोटीन है, यूं आप समझ लें, ठीक है। ये आपकी वायरस है और इसकी समहाउ किसी बुनियाद पे आपकी जो है ये इसकी एंटीजन जो है यहाँ पे आके जो है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आके जो है वो फंस गई, ठीक है। इसने रिकॉग्नाइज कर लिया। और ये आपकी कौन सी सेल है, ये आपके जो है वो बेसिकली क्या है, CD8+ जो है वो आपके सेल है, ठीक है। CD8 साइटोटॉक्सिक सेल है। और ये करेंगे क्या, ये आपके प्रोड्यूस करेंगे दो चीजों को, ठीक है। एक तो कौन सी चीज है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक का आपकी जो है वो क्या कर सकते हैं, ये आपके जो है वो परफोरेंस जो है आपके रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। परफोरेंस जो है वो रिलीज कर सकते हैं। परफोरेंस क्या करेंगे आपको पता है, ये जो है ना
आपकी जो लेयर है पूरी मेम्ब्रेन जो है, इसको जो है ना ये क्या करेंगे, रप्चर करेंगे। ये मेम्ब्रेन को जो है वो रप्चर कर देते हैं। परफोरेंस हैंड्स जो है वो नाम जो है इनका यही है कि परफोरेंस, ये परफोरेशन जो है वो कर रहे होते हैं मेम्ब्रेन में। फिर परफोरेंस है, इन्होंने जो है वो मेम्ब्रेन में परफोरेशन कर ली। अब एक किसी तरह से जो है एक समहाउ एक चैनल बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक दूसरी चीज जो है वो यही सेल जो है वो सीक्रेट कर रहा होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम बेसिकली है ग्रेन्जाइम्स। क्या है नाम? ग्रेन्जाइम्स। सो ग्रेन्जाइम जो है बेसिकली आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये आपके जो है वो ग्रेन्जाइम्स आ गए। अब ये जब इंसर्ट होंगे, ये जब अंदर जाएंगे इस सेल में, इट कैन लीड टू द एपोप्टोसिस। तो ग्रेन्जाइम्स आपके आ गए, ग्रेन्जाइम्स जो है वो आपके आ गए। अब ग्रेन्जाइम्स क्या करते हैं? दे कैन लीड टू दी एपोप्टोसिस। सो ये सेल जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा अनटिल अनलेस के जो है वो बॉडी एक आपका जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम है आपका, तो उसको जो है वो जनरेट कर रही है। बिकॉज ऑफ द वायरसेस आपको वो जनरेट हो रहा है, तो उसकी बुनियाद पर आपका सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेल डिस्ट्रॉय होगा तो इट मीन्स के आपको इस वायरस को इतना मौका नहीं मिलेगा कि अपना जो है वायरल लोड जो है वो क्रिएट कर सके, कॉपीज अपनी जो है वो बना सके, ठीक है। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से एक तो आपको ये एक मैकेनिज्म जो है बेहतर तरीके से पता होगा। इसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी रखी हुई है, सिर्फ इसकी नहीं, एक वायरल पैथोलॉजी जस्ट एक उसका अंदर जो है वो सेल के जब अंदर जाती है तो फिर वो किस तरह से जो है फंक्शन कर रही होती है, इसके अलग से जो है वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। सो आप वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से रेप्लिकेशन तो नहीं हुई बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम खत्म हो गया। अब अगर मैं वही वायरस है यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? इसका डीएनए है। डीएनए से मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट रखा हुआ है, फॉर सपोज ये जीन्स है, चलो यहाँ पे एक ससेप्टेबिलिटी जीन्स होती है, HLA DR3 और 4, HLA DR3 और 4, ये आपकी ससेप्टेबिलिटी। फॉर सपोज के एक दो जो है वो इसमें बॉक्सेस जो है वो HLA DR3 और DR4 है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या? अगर ये ससेप्टेबिलिटी जीन्स जो है वो बिकॉज ऑफ द वायरस अगर एक्टिवेट हो गई, बिकॉज ऑफ द वायरस एक्टिवेट जो है वो हो गई, तो प्रॉब्लम फिर क्या होगा? इट विल जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब वो इम्यून रिस्पॉन्स इस बेसिस पे नहीं होगा जिससे कि यहाँ पे वो CD8 सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सेल को। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मगर प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ और हो जाती है। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे मैंने बनाया है सारा। अब देखिए किसी तरह से समहाउ आपकी फिर से वही एंटीजन जो है यहाँ से इसकी, क्योंकि वायरसेस जो है ना, ये आपके जो वायरस है इसकी कुछ प्रोटीन जो है ना वो सिमिलर होती हैं आपकी एंटी इंसुलिन, सॉरी इंसुलिन से सिमिलर होती हैं। गेट जो है आपका मैंने वो एंजाइम बनाया उससे सिमिलर होती हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि आइलेट्स जो है वो उनकी अंदर जो प्रोटीन है सेल में वो भी जो है उसके साथ जो है थोड़ा सा मैच कर रही होती है। चले ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ से बता दी, कुछ जो है वो इनकी मैच कर रही है, ठीक है। उसके बिहाफ पे जो है ना उनका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। देखें यहाँ पे जो है इसकी मैंने जो है वो किसी तरह से इसका जो है वो थोड़ी सी एंटीजन जो है वो लीक हो गई, तो फिर यहाँ पे आके जो है ना इस सेल ने आके इसको जो है वो कैप्चर कर लिया। अब ये सेल आपका है कौन सा? बेसिकली ये सेल आपका जो है वो है कौन सा? ये आपका सेल है एपीसी। इसको हम क्या नाम देते हैं? एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को हम दूसरा भी नाम देते हैं डेंड्राइटिक सेल। सो डेंड्राइटिक सेल क्या करता है? ये आपकी जो है वो एंटीजन को सरफेस पे रखता है ताकि वहां पे जाके जो है वो आपका जो CD4 सेल है, आपका हेल्पर टी सेल, वो आके जो है इसको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। नाइव CD4 सेल जिसने कभी भी किसी एंटीजन को जो है ना रिकॉग्नाइज नहीं किया होता, बिल्कुल नया होता है, जस्ट मेड आउट फ्रॉम द न्यू प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो CD4 सेल आपका जो है यहाँ पे नाइव सेल है, किसी अभी तक जो है इसने किसी भी एंटीजन को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया, मगर अब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी रिकॉग्निशन हो जाती है। रिकॉग्निशन हो गई तो ये फिर क्या हो जाता है? CD4 सेल आपका यहाँ पे
ये एक्टिव हो जाता है। ये जब एक्टिव होगा तो ये आपको सिग्नलिंग प्रोड्यूस करेगा। अब सिग्नलिंग जो है आपको दो जो है वो सेल्स पे जाएगी। एक सेल जो है आपकी, ये देखो मैं जस्ट एक सिग्नलिंग को इस तरह से शो कर रहा हूँ। एक आपकी सिग्नलिंग जो है यहाँ पे आ गई आपके, और ये कौन सा सेल था, CD8+। और एक सिग्नलिंग जो है आपकी यहाँ पे आ गई दूसरे सेल पे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सेल है CD8+, और ये आपका जो है वो बी सेल है। मेमोरी सेल जो नहीं होते आपके, वो है। अब बी सेल जो है ना, उस पे जाके जब ये सिग्नलिंग जब जाएगी तो बी सेल बेसिकली डिफरेंशिएट हो जाएगा आपके इस सेल में, और इस सेल का जो है वो नाम क्या है, प्लाज्मा सेल। क्या नाम है इसका, प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल जब बन जाता है तो प्लाज्मा सेल में आपकी ये जो है ना एंटीबॉडीज जो है वो बन चुकी हैं। और एंटीबॉडीज जो है वो कैसे बनी, ये वाली आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वायरस जो है वो कंटेन कर रहा है वही प्रोटीन जो आपकी सिमिलर है इंसुलिन से भी, गेट से भी, और दूसरी जो है आपकी प्रोटीन से, जो कि इन्वॉल्व है इन सारे प्रोसेसेस में। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं पे तो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना वही उसी तरह की जो है वो उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब एंटीबॉडीज को ये नहीं मालूम कि हमें जो है वायरस पे अटैक करना है। एंटीबॉडीज को बस इतना मालूम है कि उसको एक पिक्चर मिल गई है कि हमें जो है इन जो है वो प्रोटीन्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है। अब वो चाहे डोमेस्टिक प्रोटीन्स हैं या तो फिर जो है वायरल जो है वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब उसको ये जो है वो पता नहीं चलेगा कि ये वायरस है या फिर कोई हमारा जो है वो नॉर्मल जो है एक प्रोटीन है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये जो है आपकी जो है एंटीबॉडी जो है बन चुकी हैं। ये आपका जो है प्लाज्मा सेल जो है वो रप्चर होगा। प्लाज्मा सेल रप्चर होगा तो आपकी एंटीबॉडी जो है बाहर आएंगी। अब आपकी एंटीबॉडी जो है वो बाहर आ चुकी है 3, फॉर सपोज मैंने 3 बनाई है। ठीक है, ज्यादा होती हैं मगर मैंने 3 इस वजह से बनाई क्योंकि इनको नाम जो है मैं दे रहा हूँ। अच्छा, एक जो है आपकी यहाँ ये वाली है। ठीक है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 3 एंटीबॉडीज। इसका जो नाम है, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटी आइलेट सेल्स एंटीबॉडीज। एंटी आइलेट सेल्स एंटीबॉडीज। आइलेट सेल्स आपकी यहाँ पे, ये वाले आइलेट सेल्स है आपके, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ठीक है, ये आइलेट सेल्स है। एंटी आइलेट सेल्स एंटीबॉडीज आपकी बन गई। अब ये देखें आप, एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज तो बन चुकी हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि आप गेस कर सकते हैं कि एंटी आइलेट सेल्स एंटीबॉडी मतलब कि ये इन सेल्स को ही जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा ना। ठीक है, तो ये एक तो ये आपकी एंटीबॉडी है। दूसरी एंटीबॉडी जो है उसका नाम क्या है, दूसरी एंटीबॉडी का जो नाम है एंटी गेड एंटीबॉडीज। एंटी गेड एंटीबॉडीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एंटीबॉडीज। ठीक, अच्छा, एंटी गेड एंटीबॉडी, आपने गेड कहाँ पढ़ा है, ये वाला। ठीक है, तो आपकी एंटी गेड एंटीबॉडी बन चुकी है। अब आप खुद गैस कर सकते हैं कि किन को किल कर सकती हैं, गेड जो है एंजाइम को जो है वो किल कर सकती हैं। अब देखें, ये आपकी तीसरी जो है वो एंटीबॉडी है, इसका नाम क्या है, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज। क्या है नाम इसका, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज। तो ये आपकी 3 एंटीबॉडीज जो है बेसिकली बन चुकी हैं बिकॉज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ही तो आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ही होगी कि देखें आप, अब मैं जो है वो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है थोड़ी सी जो है रह गई है, उसको जो है मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, पहली जो है मैंने एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज बनी, पहले मैं इसको कवर करता हूँ। ये आपकी जो है वो क्या है, एंटी आइलेट सेल्स एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटी आइलेट सेल जो है वो एंटीबॉडीज है। अब ये एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये इनको जो है ना, इन आइलेट सेल्स को जो है ना क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। क्या करेंगी, ये आपको डिस्ट्रॉय करेंगी, किल करेंगी इन सेल्स को। जब ये सेल्स ही सारे किल हो जाएंगे तो इसमें आपके बीटा सेल भी हैं, क्या आपके अल्फा सेल्स भी हैं। अगर आपके बीटा सेल ही जो है सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये डेड हो जाएंगे, ये आपके सारे सेल जो है वो डेड हो गए हैं। ठीक है, तो आप खुद बताइए बीटा सेल आपका यही था, ये बीटा सेल आपका जो है वो मौजूद रहेगा यहाँ पे, नो, कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये बीटा सेल आपका क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। अगर बीटा सेल खत्म हो गए तो आपके इंसुलिन जो है वो बन ही नहीं पाएगी। तो इंसुलिन ही नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली फिर जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज हैं, जो कि अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके बीटा सेल ही नहीं रहे और ना ही इंसुलिन आपकी जो है वो बन रही है। ठीक है, एक तो आपकी ये है।
एंटी आइलेट सेल्स, एंटीबॉडीज। सो बीटा सेल्स नहीं होंगे, आपकी ना इंसुलिन बनेगी, ना इंसुलिन बनेगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो कंडीशन रह सकती है, मतलब परसिस्ट कर सकती है। चले, दूसरा जो है आपका कौन सा है, एंटी गेड एंटीबॉडीज। तो ये है आपकी जो है वो गेड, ठीक है, ये आपकी जो है वो क्या है, एंटी गेड एंटीबॉडीज, एंटी गेड एंटीबॉडीज। तो ये आपकी एंटी गेड एंटीबॉडीज है, और ये पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये इनको जो है वो किल करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो ये फिर इसको जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगी आपके एंजाइम को, और अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ना ग्लूटामिक एसिड जो है वो गाबा में कन्वर्ट ही नहीं होगा, गाबा में कन्वर्ट नहीं होगा तो इट मींस कि यहाँ पे आपका जो वेसिकल है वो आपका यहाँ पे जो इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर पाएगा। चले, यहाँ पे भी आपको जो है थोड़ा सा एक लॉजिक है कि चलो गेट नहीं है तो आपके पास कैल्शियम है, आप फिर भी जो है थोड़ा सा बच गए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर फॉर सपोज कि अगर एंटी गेट एंटीबॉडीज नहीं है, आपकी एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज है, ये आपकी क्या है, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज, ये आपकी क्या है, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज। ये आपकी एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज है ना, ये पे क्या करेंगे आपको, ये जो है ना डायरेक्ट जाके जो है ना इंसुलिन को जो है पहले किल करने की कोशिश करेंगी, ये जो है इनको इंसुलिन को जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगी। हाँ, अब देखें, एंटी इंसुलिन जो है वो एंटीबॉडीज बन गई, इंसुलिन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। अब यहाँ पे देखें, ये जब इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करेंगी तो यहाँ पे इंसुलिन तो नहीं होगी ना, फिर यहाँ पे फिर इंसुलिन क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसको भी मैं जो है वो रेज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी जो मैं रेज कर लेता हूँ। अब कुछ भी नहीं, ये इन सारों को जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे भी जो है वो जाके इनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी थी, इनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म हो गई, सारी इंसुलिन जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। अब इंसुलिन खत्म हो गई तो आप खुद देखें, यहाँ पे जो रिसेप्टर पे मैंने इंसुलिन बनाई थी, ये यहाँ पे जो है वो अटैच तो नहीं होगी ना, अब आपकी इंसुलिन है ही नहीं तो आपकी अटैच नहीं होगी, ठीक है। जब अटैच ही नहीं होगी, ये आपके रिसेप्टर जो है आपके ऐसे ही पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई इंसुलिन जो है वो एक्ट नहीं कर रहे। जब एक्ट नहीं करेगी तो GLUT4 जो रिसेप्टर्स हैं, आपके चैनल्स हैं, ये टोटली डिपेंडेंट है इंसुलिन पे। ये किस पे डिपेंडेंट है, टोटली इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। तो ये फिर क्या होगा कि ये इन चैनल्स को भी जो है ना एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। ये जब चैनल्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये ऑब्वियसली चैनल जो है वो आपके बंद रहेंगे, या आपके चैनल जो है आपके बंद रहेंगे, तो आपकी जो ब्लड प्रेशर में ग्लूकोज था बहुत ज्यादा था फॉर सपोज, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन थी, तो ये क्या फिर ग्लूकोज इस जो है वो जो चैनल से जो है वो अंदर आ सकेगा फॉर द ग्लाइकोलाइसिस पर्पस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, नहीं, ठीक है। तो इसका रास्ता जो है ना ये आपका बंद हो जाएगा। ये रास्ता ही बंद हो जाएगा तो आपका ये प्रोसेस नहीं होगा, ना ही आपकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, ना ही आपका जो है वो एटीपी बन पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज का जो है ये एक टोटल मैकेनिज्म आपका बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। गेट का मैंने आपको बता दिया, एंटी आइलेट सेल्स का जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आइलेट सेल्स ही नहीं रहेंगे, बीटा सेल्स ही नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली इंसुलिन आपकी तो बनेगी ही नहीं, इंसुलिन आपकी तो चल यहाँ पे इंसुलिन थोड़ी बहुत बन भी रही है, आपकी सेल के अंदर ही है, रिलीज हो रही है तो फिर डिस्ट्रक्शन हो रही है उसकी, ठीक है। मगर यहाँ पे इस वाली जो कंडीशन में एंटी आइलेट सेल्स एंटीबॉडीज पे आपकी इंसुलिन होगी ही नहीं, बीटा सेल ही नहीं होगा, ठीक है। सब जब आपकी ये सारी चीजें नहीं होंगी, दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि ये सारा जो है वो सिस्टम बंद हो चुका है, ये आपके चैनल बंद हो चुके हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगा क्या, प्रॉब्लम फिर क्या होगा कि आपका पहला तो ये है कि देयर विल बी नो ग्लूकोज ब्रेकडाउन, कोई ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा आपका सिंपली, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा देन ऑब्वियसली फिर आपके पास कौन सी जो है वो कंडीशन हो सकती है आपकी बॉडी में, हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या होगा फिर, हाइपर ग्लाइसीमिया, ये आपकी जो है वो कंडीशन रहेगी हमेशा। दैट मीन्स आपके पास आप जो है वो किस जो है वो डिजीज का शिकार है, डायबिटीज के, ठीक है। सो ये आपकी जो है वो बन ही नहीं पाएगी, देयर विल बी नो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ब्रेकडाउन। अगर इंसुलिन भी जो है वो नहीं होगी देन ऑब्वियसली जो है वो आप हाइपरग्लाइसेमिक जो है वो हो सकते हैं, ठीक है।
सो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है वो इतना तो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बताई मैंने आपको, नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने आपको जो है वो इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी जो है मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो फिर आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। सो लेट्स स्टार्ट।